Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIE 141 History of China, that is from circa 1840 to 1978. So this is going to be the second part. ठीक है, ये इस पेपर कोड का सेकंड पार्ट है. अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ठीक है पहला पार्ट देख सकते हैं. वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी पहले पार्ट की, वहाँ से आप पहला पार्ट देख लें. ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके दिसंबर में होंगे. ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं. तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली जाके गूगल पे shop.hindustanknowledge.com पे जाएं. ठीक है, आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी. फिर आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी देखेंगे BHIE 141. ठीक है, तो इसकी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्या आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे. तो यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप अपना यहाँ से परचेज कर सकते हैं. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप साइट से परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है. ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9580023321. ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करें. ठीक है, और आप हमें मैसेज कर दें, आपको जो भी क्वेरी होगी हम आपका सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें. ठीक है, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए. ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें. सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस चाइनाज रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द 19th सेंचुरी. ठीक है, अब हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि हमें चाइना का रिलेशन बताना है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले चाइना का कैसा रिलेशन था पूरे दुनिया के साथ. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देंगे. बिफोर द 19th सेंचुरी चाइना हैड अ यूनिक एंड केयरफुली कंट्रोल्ड रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि 19th सेंचुरी से पहले जो चाइना था उसका बहुत ही यूनिक और कंट्रोल्ड रिलेशनशिप था पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. ठीक है, द चाइनीज सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड वॉज एडवांस्ड इन कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस. अब जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की. ठीक है, वो बहुत एडवांस थी कल्चर में, टेक्नोलॉजी में और गवर्नेंस में. बिकॉज ऑफ दिस चाइना ऑफन सॉ itself as the middle kingdom, believing it was the center of civilization. Its foreign relation reflected this view. ठीक है, इस वजह से मतलब उनकी जो एडवांसमेंट थी कल्चर में, टेक्नोलॉजी में, गवर्नेंस में, इस वजह से चाइना क्या सोचता था अपने आप को, चाइना अपने आप को देखता था एज अ मिडल किंगडम, बिलीविंग दैट इट वाज एट द सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन. ठीक है, ट्रिब्यूट सिस्टम एंड कंट्रोल ट्रेड. चाइनाज फॉरेन पॉलिसी वॉज लार्जली बेस्ड ऑन ट्रिब्यूट सिस्टम. यानी जो कि चाइना की जो पॉलिसी थी ना, फॉरेन पॉलिसी, वो किस पे बेस्ड थी? इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रिब्यूट सिस्टम. नेबरिंग कंट्रीज सच एज कोरिया, वियतनाम and some Central Asian kingdoms were expected to send envoys with gifts to Chinese emperor. यानी कि जितने भी उनके नेबरिंग कंट्रीज थे जैसे कि कोरिया हो गए, वियतनाम हो गए, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था? They were expected to send envoys with gifts to the Chinese emperor. In return, these countries received Chinese gifts and the emperor recognition of their rulers. ठीक है, तो इन रिटर्न में क्या होता था, इन कंट्रीज को भी चाइनीज गिफ्ट्स मिलते थे. ठीक है, एम्परर का रिकग्निशन मिलता था. दिस सिस्टम हेल्प चाइना मेंटेन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी एंड फॉस्टर्ड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ओवर इट्स नेबर्स. तो इस सिस्टम से क्या हेल्प हुई चाइना को कि वो अपनी एक अथॉरिटी मेंटेन करता था. ठीक है, ट्रेड वॉज टाइटली कंट्रोल्ड. ट्रेड को टाइटली कंट्रोल किया गया था. The Chinese government allowed foreign trade mainly at specific ports and foreigners were expected to follow Chinese rules. अब जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेन ट्रेड को अलाउ किया था मेनली कुछ कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स में. ठीक है, और फॉरेनर्स जो थे उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो चाइनीज रूल्स को फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मिंग डायनेस्टी, यानी कि मिंग डायनेस्टी जब वहाँ पे थी, ठीक है, 1368 से 1644 के तक, तो उस टाइम पे फेमस मैरीटाइम वॉयज था जेंग ही का, that showed that China had advanced shipbuilding and navigation skills and could engage in long distance trade and diplomacy. यानी कि वो long distance trade और डिप्लोमेसी में भी engage हुए करते थे. Zhang He traveled to South Asia, Southeast Asia, India,
the Arabian Peninsula and East Africa, bringing back exotic goods, animals, and tributes. However, after these voyages, the Ming government restricted overseas trade, fearing foreign influence and piracy. अब देखो जैंगी जो थी वो ट्रैवल किए कहाँ कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अरेबियन पेनिनसुला, और वहाँ से उन्होंने क्या एक्सोटिक गुड्स लाए, एनिमल्स लाए और ट्रिब्यूट लाए। पर इसके बाद क्या हुआ, इन वॉयजेस के बाद जो मिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने ओवरसीज ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या डर रहे थे, वो फॉरेन इन्फ्लुएंस का उनको फेयर लगा, ताकि और पायरेसी लगी, ठीक है। रिलेशंस विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना हैड स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर ईस्ट एशिया, यानी कि चाइना का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ईस्ट एशिया के ऊपर। कोरिया, वियतनाम एंड द ryukyu आइलैंड्स had close diplomatic and trade links with China, यानी कि कोरिया, वियतनाम और ryukyu आइलैंड्स का क्या है, एक क्लोज डिप्लोमेटिक, ठीक है, अलायंस है या फिर ट्रेड लिंक है, किसके साथ, चाइना के साथ। and adopted aspects of Chinese culture including Confucianism, writing system and administrative practices, यानी कि वहाँ पे क्या है, उन्होंने Confucianism, राइटिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को भी क्या किया, अडॉप्ट कर लिया था। इन साउथ ईस्ट एशिया, चाइनीज मर्चेंट सेटल्स इन ट्रेडिंग पोर्ट्स कनेक्टिंग चाइना टू स्पाइस एंड सिल्क ट्रेड, ठीक है, चाइना को कैसे कनेक्ट कर लिया था, स्पाइस और सिल्क ट्रेड से भी कनेक्ट कर लिया था। रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के साथ चाइना के क्या रिलेशंस थे, ठीक है। चाइना's रिलेशन विद सेंट्रल एशिया was mainly based on trade and security, यानी कि ये किस पे बेस्ड था, ट्रेड और सिक्योरिटी पे बेस्ड था। और जो सिल्क रोड था, सिल्क रोड कनेक्टेड चाइना टू सेंट्रल एशिया, पर्शिया एंड इवेंचुअली यूरोप, यानी कि सिल्क रोड जो कनेक्ट कर रही थी चाइना को सेंट्रल एशिया से, पर्शिया से और इवेंचुअली यूरोप से। Chinese silk, porcelain, and tea were highly valued abroad, while horses, precious stones, and other goods came into China. यानी कि चाइना का जो सिल्क था, पोर्सिलिन था और टी थी, उसको हाईली वैल्यू किया जाता था बाहर में, ठीक है। और जो हॉर्सेस थे, प्रेशियस स्टोन्स थे, वो चाइना में आते थे, ठीक है, बाहर से। द ग्रेट वॉल वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट चाइनीज टेरिटरी फ्रॉम इन्वेजन्स बाय नोमैडिक ट्राइब्स इन द नॉर्थ, शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी इन फॉरेन रिलेशन। अब जो ग्रेट वॉल है चाइना में, वो क्यों बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि ताकि वो चाइनीज टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके बाय इन्वेजन्स, ठीक है, इन्वेजन्स से वो प्रोटेक्ट कर सकें चाइनीज की टेरिटरी को, ठीक है। शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड, यानी कि वहाँ पे ट्रेड का कॉम्बिनेशन भी था और मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी देखी गई है, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशन विद यूरोप, यूरोप के साथ चाइना का क्या रिलेशन था। बिफोर द 19th सेंचुरी, यूरोप हैड लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन चाइना, यानी कि 19th सेंचुरी के पहले क्या था, यूरोपियंस का बहुत ही लिमिटेड इन्फ्लुएंस था चाइना में। यूरोपियन ट्रेडर्स, मिशनरीज एंड ट्रैवलर्स अराइव फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि वो 16th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स आने वहाँ पे शुरू हुए। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू स्टैब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट इन मकाऊ, ठीक है, जो पोर्टुगीज थे वो पहले ऐसे ट्रेडर्स थे जो वहाँ पे गए और उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया मकाऊ में। जिस्यूट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन टू द चाइनीज कोर्ट, उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन लाया कहाँ पे, चाइनीज कोर्ट में। However, China remained cautious about foreign influence and restricted European trade to specific ports, maintaining a sense of superiority over the newcomers. बल्कि यहाँ पे क्या है, जो चाइना है वो कॉशियस भी रहा है फॉरेन इन्फ्लुएंस में, और उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है यूरोपियन ट्रेड को कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स तक, और ताकि वो अपने क्या है, सुपीरियोरिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखेंगे, ओवरऑल जो चाइना का रिलेशन था विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द 19th सेंचुरी, वो केयरफुली मैनेज किया गया था। कंट्री ने क्या किया, कंट्री हैड कंबाइंड इट्स डिप्लोमेसी, कंट्रोल ट्रेड एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस टू मेंटेन इट्स स्टेटस एज अ पावरफुल एंड सेल्फ सफिशिएंट एम्पायर, यानी कि उसने अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट और पावरफुल एम्पायर की तरफ मेंटेन किया रहा है, ठीक है। चाइना वॉज बोथ रिस्पेक्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल इन एशिया, वाइल इन यूरोप इट वॉज एडमायर्ड फॉर इट्स कल्चर, वेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। चाइना क्या है, बहुत रिस्पेक्टेड भी है और इन्फ्लुएंशियल भी है, ठीक है। और यूरोप में उसको क्या किया गया था, एडमायर किया गया था उसकी कल्चर के लिए, वेल्थ के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। हाउएवर, दिस कॉशियस अप्रोच आल्सो लिमिटेड चाइना's engagement with the rapidly changing world, setting the stage for future challenges in the 19th century. और जो चाइना का ये कॉशियस अप्रोच का बिहेवियर था, उसने क्या किया, चाइना के एंगेजमेंट को लिमिट किया विद द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी गेस्ट पेपर लेना है, ठीक है, तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट से आप किसी भी गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डिड टाइपिंग अपराइजिंग फेल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। टाइपिंग जो अपराइजिंग था वो फेल क्यों हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट था चाइना पे। द टाइपिंग अपराइजिंग, ऑल्सो नोन एज टाइपिंग रिबेलियन, वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ब्लडिएस्ट रिबेलियन इन द चाइनीज हिस्ट्री। यानी कि जो ये टाइपिंग रिबेलियन था, ये क्या था, ब्लडिएस्ट रिबेलियन माना जाता है चाइनीज हिस्ट्री का। इट टुक प्लेस बिटवीन 1850 एंड 1864 ड्यूरिंग द किंग डायनेस्टी, यानी कि किंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में हुआ था। ये मूवमेंट लेट डाउन किया था किसने, दिस वाज लेड बाय होंग जिंगान, हु क्लेम टू बी द यंगर ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये अपने आप को किसका ब्रदर मानते थे, जीसस क्राइस्ट का ब्रदर क्लेम करते थे। द रिबेलियन एम टू ओवरथ्रो द किंग रूलर्स, abolish private property and create a heavenly kingdom of great peace based on equality। ये रिबेलियन क्यों हुआ था, ये रिबेलियन एम करता था कि वो किंग रूलर्स को ओवरथ्रो कर देंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देंगे और एक हेवनली किंगडम बनाएंगे ऑफ ग्रेट पीस दैट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। डिस्पाइट इट्स स्ट्रॉन्ग स्टार्ट द अपराइजिंग अल्टीमेटली फेल्ड, यानी कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था बट फिर भी जो अपराइजिंग थी वो अल्टीमेटली फेल हो गई। अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर इट्स फेलियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइना हेल्प अस सी हाउ दिस रिबेलियन शेप्ड द चाइनीज हिस्ट्री। अब हम इसके रीजंस देखेंगे कि इसका फेलियर क्यों हुआ था, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट, रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द टाइपिंग अपराइजिंग। फर्स्ट इज वीक लीडरशिप एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ऑल्दो होंग जिंगवान इंस्पायर्ड मेनी फॉलोअर्स विद हिज विजन, द लीडरशिप ऑफ टाइपिंग मूवमेंट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड। यानी कि जो लीडरशिप थी ना ये टाइपिंग मूवमेंट की, ये क्या थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी और यूनिफाइड भी नहीं थी। कुछ इनिशियल सक्सेसेस के बाद यहाँ पे हमें बहुत फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं लीडर्स के अमंग, ठीक है। सम लीडर्स बिकम करप्ट और ग्रीडी एंड पावर स्ट्रगल वीकन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, जो लीडर्स थे वो करप्ट और ग्रीडी बन चुके थे और जो पावर स्ट्रगल थी उसने क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर कर दिया था। So this internal disunity made it hard for the movement to make strategic decisions, ठीक है। Second is poor military strategy। अब जो टाइपिंग आर्मी थी, they had a large number of soldiers but their military strategies were often poor, यानी कि उनकी जो strategies थी वो बहुत ही poor थी। They focused on controlling cities but failed to establish effective long-term governance in those areas। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोकस किया कि वो cities को तो कंट्रोल करेंगे बट वो फेल्ड हुए क्या स्टैब्लिश करने में, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस को इफेक्टिवली स्टैब्लिश करने में, ठीक है। Their attacks sometimes alienated local population, reducing popular support। उनके जो अटैक थे उन्होंने क्या किया, लोकल पॉपुलेशन को एलियनेट कर दिया, ठीक है। ऑल्सो द किंग आर्मी ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्न हाउ टू डिफीट द टाइपिंग फोर्सेस। तो किंग के जो आर्मी थी, ठीक है, किंग डायनेस्टी की जो आर्मी जो थी उन्होंने ग्रेजुअली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया और उन्होंने लर्न किया कि कैसे हम टाइपिंग फोर्सेस को डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। Third is lack of support from the elite and foreign powers. The typing movement attracted peasants and poor people, but it failed to gain support from the Chinese elite, landlord and scholars. अब जो टाइपिंग मूवमेंट था उसने पेजेंट्स और पुअर पीपल को तो अट्रैक्ट कर लिया था बट लेकिन जो वहाँ के एलीट पीपल थे, लैंडलॉर्ड्स थे, स्कॉलर्स थे, उनका वो सपोर्ट गेन नहीं कर पाए। Many rich and influential people saw the typing as a threat to their wealth and status, so they sided with the King dynasty। और बहुत सारे जो रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल थे उन्होंने टाइपिंग मूवमेंट को क्या देखा, एक थ्रेट देखा उनकी वेल्थ और स्टेटस के लिए, इसलिए वो किसकी तरफ हो गए, वो किंग डायनेस्टी की तरफ हो गए। एडिशनली जो फॉरेन पावर्स थी जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस, उन्होंने क्या किया, किंग रूलर्स को सपोर्ट किया बिकॉज वो क्या चाहते थे, दे वॉन्टेड द स्टेबिलिटी फॉर ट्रेड एंड दे वर वरी ऑफ द टाइपिंग रेडिकल आइडियाज। फोर्थ इज रिलीजियस एंड सोशल आइडियाज वर टू रेडिकल। अब जो टाइपिंग लीडर्स थे दे वांटेड टू क्रिएट अ सोसाइटी that is very different from traditional Chinese society, ठीक है। They promoted equality,
बैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिजेक्टेड कन्फ्यूजन ट्रेडिशन। उन्होंने क्या किया, इक्वालिटी को प्रमोट किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर दिया और कन्फ्यूजन ट्रेडिशंस को वो रिजेक्ट करते थे, ठीक है। वाइल दीज आइडियाज इंस्पायर्ड सम, मेनी चाइनीज पीपल वर अनकंफर्टेबल विद दिस रेडिकल चेंजेस। बहुत सारे लोगों को क्या किया, इस आइडिया ने इंस्पायर किया, पर बहुत सारे जो चाइनीज पीपल थे वो अनकंफर्टेबल थे ऐसे रेडिकल चेंजेस के साथ। So this limited the movement's appeal and made it easier for the king rulers to find the allies against them, ठीक है। Fifth is prolonged conflict and resource shortages. The rebellion lasted over 14 years, which exhausted the typing forces. अब जो ये rebellion था ये 14 साल के लिए चला, जिसने कि टाइपिंग फोर्सेस को क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया था। उन्हें शॉर्टेज ऑफ फूड हुई, वेपन्स की शॉर्टेज हुई और मनी की भी शॉर्टेज हुई, ठीक है। एज किंग फोर्सेस रीगेन स्ट्रेंथ एंड दे ग्रेजुअली रिकैप्चर सिटीज एंड डिस्ट्रॉयड द टाइपिंग आर्मीज। अब जो किंग के फोर्सेस थे, ठीक है, किंग डायनेस्टी के जो फोर्सेस थे, उन्होंने क्या किया, उनको रीगेन किया उन्होंने स्ट्रेंथ को, ठीक है, और ग्रेजुअली उन्होंने रिकैप्चर कर लिया सिटीज़ को और टाइपिंग आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर लिया। Prolonged fighting also caused immense suffering among civilians, which reduced popular support for the rebellion. अब जितनी ये मतलब इतने लंबे टाइम से ये जो फाइटिंग चल रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, सिविलियंस को भी सफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से जो उनका पॉपुलर सपोर्ट था वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ द टाइपिंग अपराइजिंग ऑन चाइना। सबसे पहला तो मासिव लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि टाइपिंग रिवेलियन क्या था, बहुत ही डेवास्टेटिंग था, ठीक है। हिस्टोरियंस एस्टिमेट करते हैं कि 20 से 30 मिलियन पीपल मर गए थे इसमें, फाइटिंग की वजह से, फेमाइन की वजह से और डिजीज़ की वजह से। बहुत सारे जो सिटीज़ और विलेजेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और इकोनॉमी भी बहुत ग्रेटली सफ़र हुई थी। इस वजह से क्या हुआ, जो चाइना थी वो बहुत वीकर बन गई थी एंड दे वर मोर वल्नरेबल टू फॉरेन पावर्स। सेकेंड इज वीकनिंग ऑफ द किंग डायनेस्टी। अब देखो, ऑल्दो जो किंग डायनेस्टी वो सर्वाइव हुई, बट वो क्या हुई, वीक बन गई थी। गवर्नमेंट क्या थी, वो रीजनल आर्मीज पे रिलाइड होने लग गई एंड लोकल लीडर्स ने क्या किया, टाइपिंग को फाइट किया, विच रिड्यूस द सेंट्रल कंट्रोल। इस वजह से जो अथॉरिटी थी एम्परर की वो क्या हो गई, वो वीक हो गई। इस वजह से क्या हुआ, फ्यूचर अपराइजिंग्स एनकरेज हुए। थर्ड इज सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। द रिबेलियन डिस्टर्प्टेड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। रिबेलियन की वजह से क्या हुआ, ट्रेड और एग्रीकल्चर हमारा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें पॉवर्टी देखने को पड़ी बहुत सारे रीजन्स में। हावेवर ये क्या करता है, हाईलाइट करता है कि हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए एज पीपल सॉ द वीकनेस ऑफ किंग एडमिनिस्ट्रेशन। Later, attempts at modernization and reforms were influenced by lesson learned by the rebellion. फिर बाद में क्या किया गया, मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स लाए गए, जो भी हमने लेसन सीखे किससे, रिबेलियन से, ठीक है। Fourth is rise of regional militaries. The reliance on local armies to suppress the typing set a precedent to regional military leaders gaining more power. This trend contributed to the fragmentation of China in later years. फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमें रीजनल मिलिट्री लीडर्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन कर रहे थे अब, ठीक है। इस ट्रेंड की वजह से हमने क्या देखा कि अब चाइना में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन होने लग गया है। कंक्लूजन देखेंगे, इन समरी द टाइपिंग अपराइजिंग फेल्ड बिकॉज ऑफ वीक लीडरशिप। अब देखिए जो टाइपिंग अपराइजिंग थी वो क्यों फेल हुई, बिकॉज ऑफ द वीक लीडरशिप, पुअर स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ एलीट सपोर्ट, रेडिकल सोशल आइडियाज एंड प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। इसके फेलियर की वजह से इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन चाइना। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ, वीकनिंग हुई किंग डायनेस्टी की एंड चेंजेस इन द मिलिट्री एंड सोशल स्ट्रक्चर। The rebellion remains one of the most significant events in the Chinese history, showing both the power of popular movements and the challenges of changing society. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ बुर्जुआजी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन इन चाइना। अब हमें रोल ऑफ बुर्जुआजी देखना है टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन इन चाइना, कि उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया चाइना में। इंट्रोडक्शन देखेंगे, द बुर्जुआजी और द मिडल एंड कैपिटलिस्ट क्लास plays a important role in China's social, economic and political transformation during the 19th and early 20th century. ठीक है, ये एक न्यू सोशल ग्रुप था जो कि एमर्ज हुआ था चाइना में, that began to interact with the global economy and they face the challenges of modernization, के उन्हें challenges face करने पड़ रहे थे। उनका रोल जो है हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक रोल। द बुर्जुआजी वर मेनली मर्चेंट्स, industrialists and entrepreneurs who emerged with the introduction of modern industries and trade. बुर्जुआजी कौन थे, वो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड एंटरप्रेन्योर्स थे, जो कि कब एमर्ज हुए, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। बिफोर देयर राइज, उनके राइज से पहले चाइना की जो इकोनॉमी थी
वो लार्जली एग्रीकल्चर थी, डोमिनेटेड बाय लैंडलॉर्ड्स एंड पेजेंट्स। द बुर्जुआजी ब्रॉट न्यू आइडियाज अबाउट बिजनेस, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यानी कि जो बुर्जुआजी थे उन्होंने क्या बिजनेस के बारे में नए आइडियाज लाए, ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में नए आइडियाज लाए, ठीक है। दे इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, रेलवेज, बैंक्स, shipping companies, which helped China slowly move from a traditional agrarian economy towards a modern capitalist economy। यानी कि जैसे कि वहाँ पे फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट किया उन्होंने, रेलवेज में इन्वेस्ट किया, बैंक्स में इन्वेस्ट किया, उस वजह से क्या हुआ, चाइना क्या है स्लोली मूव किए एक ट्रेडिशनल एग्रेरियन इकोनॉमी से एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न एंटरप्राइजेस, द बुर्जुआजी आल्सो क्रिएटेड जॉब्स फॉर वर्कर्स एंड एनकरेज अर्बनाइजेशन। Cities like Shanghai, Tianjin, and Guangzhou became important commercial centers due to activities of these business people. This economic transformation laid the foundation of China's eventual modernization। अब जैसे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाए, मॉडर्न एंटरप्राइजेस लगाए, तो बुर्जुआजी ने क्या किया, जॉब्स क्रिएट की वर्कर्स के लिए और उन्होंने एनकरेज किया अर्बनाइजेशन को, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल रोल। द बुर्जुआजी ऑल्सो प्लेड अ पॉलिटिकल रोल इन चाइनाज ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने चाइना के ट्रांसफॉर्मेशन में पॉलिटिकल रोल भी प्ले किया। Many of them supported reforms and movements that aimed to modernize China and limit the power of old feudal system। यानी कि उन्होंने लिमिट किया जो भी ओल्ड फ्यूडल सिस्टम था उसकी पावर को। They were influenced by the Western ideas about democracy, constitutional government and nationalism, ठीक है। During the late Qing dynasty, the bourgeoisie supported reformist group that wanted to strengthen the China through modernization of army, industry and education। यानी कि जब किंग डायनेस्टी का ड्यूरिंग द लेट किंग डायनेस्टी उन्होंने क्या किया, बुर्जुआजी ने सपोर्ट किया रिफॉर्मिस्ट ग्रुप को, जब वो चाहते थे कि वो चाइना को स्ट्रेंथन करें थ्रू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। फिर लेटर हम देखते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में दे बिकेम एक्टिव सपोर्टर्स ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स लाइक द 1911 रिवोल्यूशन हुआ था जिसमें कि उन्होंने ओवरथ्रू किया किंग डायनेस्टी को। फिर बाय बैकिंग सच पॉलिटिकल चेंजेस, इन पॉलिटिकल चेंजेस के बाद जो बुर्जुआजी थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया to the shift from imperial rule to a more modern political system। However, it is more important to note that while they wanted political reforms, the bourgeoisie often focused on protecting their economic interests। अब जो बुर्जुआजी थे उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया। दे वर नॉट ऑलवेज विलिंग टू सपोर्ट रेडिकल सोशल चेंजेस दैट माइट हार्म देयर बिजनेसेस, ठीक है। दिस समटाइम्स लिमिटेड देयर रोल इन ब्रॉडर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम उनका कल्चरल रोल देखेंगे। द बुर्जुआजी ऑल्सो इन्फ्लुएंस चाइनीज कल्चर एंड सोसाइटी। उन्होंने इंडिया क्या है चाइना की जो कल्चर था और सोसाइटी था उसको भी इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने एनकरेज किया मॉडर्न एजुकेशन को, नए आइडियाज़ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर को और फिलोसफी को, ठीक है। बहुत सारे जो बुर्जुआजी फैमिलीज थी उन्होंने अपने बच्चों को अब्रॉड भेजा टू स्टडी मॉडर्न साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड बिजनेसेस, ठीक है। दिस कल्चरल एक्सचेंज हेल्प स्प्रेड न्यू आइडियाज अबाउट प्रोग्रेस, efficiency and individual rights। It also contributed to the intellectual environment that led to the movements like the May 4th movement in 1919, जिसने कि एम्फोसाइज किया था साइंस पे, डेमोक्रेसी पे और नेशनल रिजुविनेशन में, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। इन कंक्लूजन द बुर्जुआजी प्लेड अ की रोल इन चाइनाज ट्रांसफॉर्मेशन बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, सपोर्टिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड एनकरेजिंग कल्चरल चेंजेस, ठीक है। इनके जो एफर्ट्स थे उसने चाइना को हेल्प किया टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया चाइना को फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फ्यूडल सोसाइटी टू अ मॉडर्न सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू पॉलिटिकल आइडियाज। However, जो उनका फोकस था they was protecting their own economic interest, sometime limiting their social reforms, ठीक है। Despite this, the bourgeoisie remained an important force in shaping the path of modern China। तो bourgeoisie थे वो एक important force रहे हैं किसके लिए, to shape the path of modern China, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। Analyze the development that contributed towards the rise of Marxism in China। अब हमें ऐसे डेवलपमेंट्स देखने हैं जिसने कि मार्क्सिज्म का राइज किया चाइना में, ठीक है। द राइज ऑफ मार्क्सिज्म इन चाइना ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी वाज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। यानी कि बहुत सारे जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए थे उसकी वजह से मार्क्सिज्म चाइना में आया इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये changes created conditions that made Marxist ideas appealing to the Chinese people, especially the youth, workers and peasants। The following are the key developments। अब हम नीचे दिए गए कुछ की डेवलपमेंट्स देखेंगे जिसकी वजह से क्या हुआ था, चाइना में मार्क्सिज्म का स्प्रेड हुआ।
फर्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ किंग डायनेस्टी एंड पॉलिटिकल वीकनेस. The fall of Qing dynasty in 1911 left China politically unstable. अब देखिए 1911 में क्या हुआ था, किंग डायनेस्टी फॉल हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, चाइना पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया. सो द कंट्री बिकेम फ्रेगमेंटेड विद वॉरलॉर्ड्स कंट्रोलिंग डिफरेंट रीजन्स. तो कंट्री क्या हुई, फ्रेगमेंटेड हो गई. ठीक है, वॉरलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, डिफरेंट रीजन्स को कंट्रोल कर रहे थे. यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी. एंड पॉलिटिकल chaos मेड पीपल फील दैट ट्रेडिशनल सिस्टम हैड फेल्ड. ठीक है, दिस सेंस ऑफ फेलियर मेड रेडिकल आइडियाज. इस सेंस की वजह से, ठीक है, जो सेंस ऑफ फेलियर था इसकी वजह से रेडिकल आइडियाज आया, जैसे कि मार्क्सिज्म attractive as they promised a completely new system that could unite the country and address the social inequalities. ठीक है. Second is influence of Western ideas in education. After China opened up to the West in 19th century, देखो चाइना क्या है, ओपन अप हुआ वेस्ट की तरफ in 19th century. Many Chinese students and intellectuals went abroad, especially to Japan and Europe. They studied modern political, social and economic theories, including socialism and Marxism. यानी कि जो भी चाइनीज स्टूडेंट बाहर गए और इंटेलेक्चुअल्स बाहर गए, ठीक है, स्पेशली जापान और यूरोप में, उन्होंने क्या किया, मॉडर्न पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी, इंक्लूडिंग सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म. सो दीज आइडियाज एम्फोसाइज इक्वालिटी. ये क्या एम्फोसाइज करते थे, इक्वालिटी एम्फोसाइज करते थे, वर्कर्स के राइट को, एंड ओवरथ्रो ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स. सो जो एक्सपोजर था ये वेस्टर्न एजुकेशन में, इन्होंने हेल्प किया यंग चाइनीज इंटेलेक्चुअल को उनके ट्रेडिशनल कन्फ्यूजन आइडियाज को क्वेश्चन करने में, and search for the alternatives to save their country from humiliation and poverty. ठीक है. Third is impact of May 4th movement. The May 4th movement was a cultural and political movement that arose after the China's humiliation in the Treaty of Versailles, where Chinese territories were handed to Japan. अब देखिए जो May 4th movement था वो एक कल्चरल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि कब एमर्ज हुआ, जब चाइना की ह्यूमिलिएशन हुई, कब, इन ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जिसमें कि चाइनीज टेरिटरीज को जापान को दे दिया गया था. Students, workers, and intellectuals protested against imperialism, feudalism, and weak governance. ठीक है. The movement encouraged people to think critically about China's social and political problems and explore new ideologies, including Marxism. अब जो मार्क्सिस्ट आइडियाज थे उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया सोशल इक्वालिटी को and anti-imperialism that became popular among youth and students during this time. फोर्थ इज वर्सनिंग कंडीशंस ऑफ पेजेंट एंड वर्कर्स. अब चाइना जो था वो लार्जली एक एग्रीकल्चर कंट्री था विद मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी. सो दे वर हेविली एक्सप्लॉइटेड बाय लैंडलॉर्ड्स, और उनके पास बहुत ही कम होप था कि उनकी लाइफ्स क्या होंगी, बेटर होंगी या इम्प्रूव होंगी. ठीक है. सिमिलरली जो अर्बन वर्कर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा, दे फेस्ड लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस इन द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो जो मार्क्सिज्म था विच स्पोक अबाउट द राइट ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स and advocated for the overthrow of oppressive systems, directly addressed the grievances of these groups. So this made Marxism appealing to the masses who were suffering under feudal and semi-colonial conditions. इस वजह से क्या हुआ, जो मार्क्सिज्म था वो अपीलिंग हुआ टुवर्ड्स द मासेस, ठीक है, जो भी फ्यूडल और सेमी कॉलोनियल कंडीशन से सफ़र कर रहे थे. फिफ्थ इज इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. The success of Russian Revolution in 1917 had a strong impact on China. अब जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है चाइना पे. द ओवरथ्रो ऑफ द जार and the establishment of a communist government inspired Chinese intellectuals and revolutionaries. ठीक है. It showed that the Marxist ideas could be applied to the real life struggles and could lead to the creation of a new social and political order. ठीक है. उन्होंने क्या सोचा कि जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं उनको हम रियल लाइफ स्ट्रगल्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक नए सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं. तो मैनी चाइनीज़ रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उन्होंने बिलीव किया कि जो मार्क्सिज्म है वो ऑफर करेगा चाइना को अब चाइना अ सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल वीकनेस एंड सोशल इनइक्वालिटी. Sixth is formation of Chinese Communist Party. So the growing interest on Marxist idea eventually led to the establishment of Chinese Communist Party in 1921. ठीक है. मार्क्सिस्ट आइडियाज़ जैसे जैसे ग्रो हुए, ठीक है, उनका इंटरेस्ट जैसे जैसे ग्रो हुआ मार्क्सिस्ट आइडियाज़ में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुई, स्टैब्लिश हुई in 1921. So the CCP became a platform for organizing workers, peasant and intellectuals under Marxist ideology. ठीक है. इन्होंने प्रोवाइड किया लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर दोज हु वांटेड टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, वॉरलॉर्डिज्म एंड सोशल इनजस्टिस, फर्दर स्प्रेडिंग द मार्क्सिज्म थ्रू द कंट्री. इन्होंने मार्क्सिज्म को थ्रू आउट द कंट्री फैलाया. ठीक है. अब कंक्लूजन देखते हैं. In conclusion, the rise of Marxism in China was influenced by the
कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक्सपोजर टू वेस्टर्न आइडियाज, ठीक है, द मे 4th मूवमेंट, वर्सनिंग सोशल कंडीशंस ऑफ द पेजेंट्स एंड वर्कर्स एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। अब जो राइज ऑफ मार्क्सिज्म था चाइना में वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे कि वहाँ पे ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसका कोलैप्स की वजह से, एक्सपोजर टू द वेस्टर्न आइडियाज़ की वजह से, मे 4th मूवमेंट की वजह से, और जो वहाँ पे जो वर्सनिंग कंडीशंस थी पेजेंट्स और वर्कर्स की, ठीक है, और उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था रशियन रेवोल्यूशन से। दीज फैक्टर्स क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर मार्क्सिस्ट आइडियाज़। अब जो इतने सारे जो ये फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मार्क्सिस्ट आइडियाज़ के लिए, ठीक है, एक फर्टाइल ग्राउंड बना, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉमिस किया सोशल इक्वालिटी टू एंड टू एक्सप्लॉयटेशन एंड नेशनल रिवाइवल, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी then provided a structured way to turn these ideas into actions that laid the foundation for the eventual revolutionary changes in China, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक इवेंचुअल रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ चाइना में। तो ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।